हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। से स्वागत है आप सबका सुपर श्योर सीरीज के अगले सेशन में। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे हम। तो मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स इससे पहले करवाए हैं इसी सीरीज में, जैसे ISLM मॉडल, इम्यूनिटी, फिस्कल पॉलिसी है ना कहीं वो BOP से रिलेट करते हैं। आज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में समझेंगे। इसके जो 3 अकाउंट्स होते हैं उनके बारे में हम चीजें समझेंगे। ठीक है जी। अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सभी क्लासेस की डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएंगी और मेरा पूरा कोर्स जो है उसको अवेल करने के लिए आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। और डेली शाम को 5 बजे मेरी अनअकैडमी ऐप पर फ्री क्लास होती है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। वो क्लास भी आप लगा सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्रोफाइल का, वहां से आपको पता चल जाएगा। और मेरी UGC नेट इकोनॉमिक्स की बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में हम समझेंगे। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं, पता नहीं इफेक्ट कैसे लग गया इसका, एक मिनट। बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना, ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का। हिंदी में बताएं तो जो देनदारियां होती हैं एक कंट्री का की दूसरे कंट्री के साथ। आप सबको पता है कि जो कंट्रीज हैं वो व्यापार करते हैं, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा देश भी दूसरे कंट्री से ट्रेड करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। तो उसके लिए जो देनदारियां होती हैं हमारी दूसरे कंट्री से, है ना, तो उसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का नाम देते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम 3 तरह के अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला यहाँ पे ट्रेड अकाउंट, फिर करंट अकाउंट एंड फिर हमारा कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान से समझिए, ये जो ट्रेड अकाउंट होता है ना, इसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड, दैट इज BOT। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है ना, इसको हम मर्चेंडाइज ट्रेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्चेंडाइज ट्रेड। मर्चेंडाइज ट्रेड यानी कि यहाँ पे सिर्फ गुड्स का ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। जब मैं सिर्फ गुड्स की एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करूं, उसको मर्चेंडाइज ट्रेड या बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड अकाउंट का नाम देते हैं। जब मैं गुड्स के साथ सर्विसेज की भी बात करूं, है ना, तो उसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सिर्फ मर्चेंडाइज ट्रेड आता है, यानी कि सिर्फ गुड्स का ट्रेड आता है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो, इसके बाद ना इसके बारे में थोड़ा आप देखिए। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर जब मेरे इक्वल होंगे। डिसइक्विलिब्रियम 2 तरह से है। डिसइक्विलिब्रियम मतलब यहाँ तो मेरे रेसिप्ट्स ज्यादा हो गए एक्सपेंडिचर से, ये सरप्लस हो गया आपका। यहाँ हमारे रेसिप्ट्स जो है वो कम हो गए एक्सपेंडिचर से, ये डेफिसिट हो गया। डेफिसिट का मतलब एक्सपेंडिचर का ज्यादा होना और सरप्लस का मतलब रेसिप्ट्स का ज्यादा होना। ठीक है। अब ये जब ये डेफिसिट हो जाता है तो इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि डेफिसिट जब ज्यादातर केसेस में डेफिसिट ही रहता है, खर्चा ज्यादा ही रहता है रेसिप्ट से, है ना। तो इस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए क्या क्या किया जाता है। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको एक और कंसेप्ट अभी समझाऊंगी, ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम। इसके बाद अभी वो कंसेप्ट समझाती हूँ, ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम। तो अब देखिए, अब अगर ये डेफिसिट आ गया तो इस डेफिसिट को एडजस्ट करने के लिए गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसीज बनाती है। ठीक है। पहली यहाँ पे पॉलिसी एक्सपेंडिचर चेंजिंग मुंडल फ्लेमिंग मॉडल, जो ISLM मॉडल को हम यूनिटी एंड फिस्कल पॉलिसी से कंबाइन करके बनाते हैं, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सारा समझाया हुआ है। दूसरा होता है एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं डीवैल्यूएशन। तो इसके बारे में थोड़ा समझिएगा। डीवैल्यूएशन का बेसिक मतलब होता है करेंसी की वैल्यू का कम होना। डिवैल्यूएशन का बेसिक मतलब होता है करेंसी की वैल्यू का कम होना। मान लीजिए कि एक $US जो है ये 72 रुपीज का है। अब एक $US अगर 82 रुपीज का हो गया, यानी कि मेरी इंडियन करेंसी डिवैल्यूएट हो गई है। इंडियन करेंसी क्या हो गई? डिवैल्यूएट हो गई। और यहाँ पे जो $है इसकी वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है। तो ये डिवैल्यूएशन है। अब जब ये डिवैल्यूएशन होती है ना, तो डिवैल्यूएशन से क्या होता है, हमारे एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाते हैं। एक्सपोर्ट्स के हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं। कैसे सस्ते हुए? देखिए, पहले जो US था $1 पे करके इंडिया से 72 रुपए के इक्वल सामान खरीद सकता था। अब जो US है वो $1 पे करके इंडिया में 82 रुपए के इक्वल सामान खरीद सकता है, 82 रुपीज के इक्वल सामान खरीद सकता है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सस्ते हो गए, यानी कि US से को हमारे से चीजें सस्ती मिल रही हैं पहले से, है ना। तो इस कारण एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे।
पर इंपोर्ट्स महंगे हो गए। इंपोर्ट्स महंगे कैसे हुए? पहले मैं 72 रुपए देकर $1 के इक्वल सामान खरीद रही थी, अब मैं 82 रुपए देकर $1 के इक्वल सामान खरीद रही हूँ, यानी कि मुझे इंपोर्ट करना महंगा पड़ रहा है यूएसए से, है ना। तो इंपोर्ट यहाँ पे हो गए महंगे। अब इंपोर्ट महंगे होने से क्या होगा? इंपोर्ट्स कम होंगे। तो हमने अभी क्या पढ़ा था? बीओपी का डेफिसिट कब क्या होता है? बीओपी का डेफिसिट होता है जब हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाए रेसिप्ट से। यू कैन से कि एक्सपेंडिचर, मेरा खर्चा कब बढ़ेगा? जब मेरे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, यानी कि मेरे इंपोर्ट्स बढ़ गए एक्सपोर्ट्स से। इसको हम बोलते हैं बीओपी का डेफिसिट, ठीक है, जब मेरे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स से बढ़ जाए। इस केस में अगर डीवैल्यूएशन का इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जाए तो डीवैल्यूएशन का इंस्ट्रूमेंट लगाने से हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स सस्ते होने के कारण बढ़ जाएंगे। सो फिर से हम क्या इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो इस तरह डीवैल्यूएशन बीओपी को करेक्ट करता है। अब इसमें जो इलास्टिसिटी अप्रोच दी गई है डीवैल्यूएशन की, उसके द्वारा, क्या नाम है उसका, मार्शल के द्वारा, एक मिनट, मार्शल के द्वारा जो इलास्टिसिटी अप्रोच दी गई है ना, उसमें उसने क्या कहा है, मार्शल के द्वारा जो इलास्टिसिटी अप्रोच दी गई है उसमें उसने कहा है कि जो डीवैल्यूएशन है ये बीओपी को तभी करेगा, बीओपी को करेक्ट तभी करेगा अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट्स, एक मिनट ऐसे लिखती हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट्स प्लस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ इंपोर्ट्स ग्रेटर देन 1 होगी। ये इक्वेशन एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, जिसको मार्शल लर्नर इक्वेशन बोलते हैं। उसने कहा है कि डीवैल्यूएशन बीओपी को करेक्ट करने में तभी कारगर सिद्ध होगा अगर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स की इलास्टिसिटी ज्यादा है तो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर करेंसी की वैल्यू के कम होने से एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स में बदलाव आएगा तभी तो बीओपी करेक्ट होगा ना। अगर मैं कहूं कि डीवैल्यूएशन आ गई, करेंसी की वैल्यू कम हो गई, बट करेंसी की वैल्यू कम होने से एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उनमें कोई चेंज ही नहीं आया एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स में, तो फिर बताइए फिर बीओपी कैसे करेक्ट होगा? नहीं होगा। बात समझे ना। सो दैट्स वाई इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स प्लस इंपोर्ट्स ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी डीवैल्यूएशन सक्सेसफुल होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने में। समझ गए बात? ये आपकी इलास्टिसिटी अप्रोच है, मार्शल लर्नर ने दी है। ओके, अब हमारा क्या रह गया, एक मिनट। इसी तरह से ना, जैसे आपने ये पढ़ा ना, डीवैल्यूएशन एक डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट होता है, याद रखिए। डीवैल्यूएशन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में हो, यानी कि ये गवर्नमेंट के द्वारा जब करेंसी की वैल्यू कम की जाती है। एक होता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में आता है, यानी कि जब मार्केट फोर्सेस जो है डिमांड एंड सप्लाई की, उनके द्वारा ऑटोमेटिकली करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये फर्क होता है इसमें, ठीक है। फाइन, ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये जो सारी चीजें मैं आपको करवा रही हूं ना, ये मेरी बुक में पेज नंबर, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जो आप करवा रहे हो उसका पेज नंबर बता दिया करो, 168 पर दी गई है, ठीक है। 168 पे देखिए इलास्टिसिटी अप्रोच भी दी हुई है, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन अप्रोच जो है बीओपी की, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी दी गई है। ठीक है जी। सो अब इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स के बारे में। सो ऑटोनोमस आइटम्स, तो जितनी भी आइटम्स हमारी करंट एंड कैपिटल अकाउंट में होती हैं ऑटोनोमस आइटम्स ही होती हैं। ध्यान से समझिएगा, जिन आइटम्स को मैं बीओपी को करेक्ट करने के लिए जानबूझ के ऐड कर रही हूँ या जानबूझ के हटा रही हूँ, वो अकोमोडेटिंग आइटम्स है। ऑटोनोमस आइटम सिंपली जितनी भी मैंने करंट या कैपिटल अकाउंट में ट्रांजैक्शंस की, दूसरे कंट्री से इंडिया ने लेन देन किया, ये खरीदा, ये दिया, वो सारी आइटम्स ऑटोनोमस आइटम्स में आ गई। ठीक है। तो जिन आइटम्स को मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए जानबूझकर ऐड ऑन किया, इनके जिन चीजों का हमने जानबूझकर एक्सपोर्ट किया, जानबूझकर इंपोर्ट किया, जस्ट बीओपी को करेक्ट करने के लिए, हिसाब किताब बराबर करने के लिए, उन आइटम्स को अकोमोडेटिंग आइटम्स बोलते हैं। ठीक है, ये मतलब होता है इसका, जो बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम को दूर करने के लिए जो पर्टिकुलर चीजें जानबूझ के ऐड की जा रही हैं।
ठीक है, अब इसके बाद ना मैं यहाँ पे आपको एक दो और कंसेप्ट समझा देती हूँ जो बीओपी से जुड़े हुए हैं। जैसे आपको एग्जाम में पैरबिश सिंगर हिपोथेसिस से क्वेश्चन पूछा जाता है, पैरबिश सिंगर हिपोथेसिस 1958। तो ये जो पैरबिश सिंगर का हिपोथेसिस है ना, इसमें टर्म्स ऑफ ट्रेड के डेट्रियोट होने की बात की गई है। वो कहता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं ना, उनका टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल रहता है, अनफेवरेबल रहता है। क्यों? इसका रीजन उसने दिया है, टर्म्स ऑफ ट्रेड टर्म्स ऑफ ट्रेड पर अलग से क्लास लगाऊंगी। वैसे टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट प्राइजेस ओवर इंपोर्ट प्राइजेस। अगर किसी कंट्री में एक्सपोर्ट प्राइजेस ज्यादा है इंपोर्ट प्राइजेस से, यानी कि टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, वो क्या करते हैं, जो प्राइमरी गुड्स हैं इसका एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का ये कंट्रीज इंपोर्ट करते हैं। तो जो प्राइमरी गुड्स होते हैं ना, ये इतना प्रॉफिट नहीं देते, इनके प्राइसेस भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, इसका एक्सपोर्ट करने से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता, ठीक है। बट जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है काफी महंगे होते हैं, तो इस कारण जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, इनके एक्सपोर्ट प्राइजेस कम हो रहते हैं इंपोर्ट प्राइजेस से। इंपोर्ट के लिए इनको ज्यादा पे करना पड़ता है, बट एक्सपोर्ट के लिए इतना इनको मिलता नहीं है ना। तो दैट्स वाई वो कहता है कि इनका टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल रहता है। समझ गए बात को? इसी तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपकी एक एब्जॉर्प्शन अप्रोच है। हाँ, एब्जॉर्प्शन अप्रोच जो अलेक्जेंडर ने दी है, अलेक्जेंडर ने दी है। ये जो अप्रोच है ना, इस अप्रोच में भी वही डीवैल्यूएशन का बात की। याद रखिए, जो हमने इससे पहले इलास्टिसिटी अप्रोच पढ़ी थी ना, वो अप्रोच बताती थी प्राइस इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन। ये जो हमारी एब्जॉर्प्शन अप्रोच है, ये बताती है इनकम इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन, ठीक है। That tells the price effect of devaluation, this tells the income effect of devaluation। अब इसका क्या मतलब है? इस अप्रोच में वो कहता है कि किसी भी कंट्री में बीओपी डेफिसिट में क्यों जाता है। वो कहता है कि बीओपी डेफिसिट में तभी जाएगा अगर उस कंट्री के लोग एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहे हैं। एब्जॉर्ब ज्यादा करने से क्या मतलब है? देखिए, आपको पता है इनकम का मतलब है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, आई प्लस जी, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स का मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि बी, ठीक है। अब इसमें ये जो है ना सारे एक्सपेंडिचर, ये खर्चे है ना सारे, ये कंजम्पशन पे खर्चा, इन्वेस्टमेंट पे खर्चा, गवर्नमेंट का खर्चा है ना, इन सभी चीजों को मैंने एब्जॉर्प्शन कंसीडर कर लिया। इनके सारे खर्चे एक कैटेगरी में आ गए, दैट कैटेगरी कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई कुछ इस तरह से। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, B इज इक्वल टू वाई माइनस ए। वो कहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में तब जाएगा जब आपका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा इनकम से, यानी कि कंट्री कंज्यूम ज्यादा कर रही है, खर्चा ज्यादा कर रही है, उस इनकम उसकी कम है, तब जाके बीओपी डेफिसिट में होगा। ये चीज वो यहाँ पे कहता है, ठीक है। तो इसलिए वो कहता है कि कंट्री जो है वो उसमें बीओपी डेफिसिट ठीक किया जा सकता है अगर उसमें एब्जॉर्प्शन कम हो जाए। अगर उसमें एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, इनकम से एब्जॉर्प्शन कम हो, तब उस कंट्री में बीओपी डेफिसिट को ठीक किया जा सकता है। बेसिकली दिस इज द थिंग, फाइन। तो मुझे लगता है आज की क्लास में बहुत है इतना जो मैंने आपको करवाया है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा जो भी हमने आज पढ़ा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।